मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संदर्भ में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि दिल्ली रेप कांड के बाद ये भारतीय संसद के द्वारा एक अमेंडेड करके कानून लाया गया था 19 जून 2012 को, लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसके संदर्भ में मैं आपको विस्तृत प्लस डिटेल से दोनों संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1 आप सुन लीजिएगा, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड है। धारा 6 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। धारा 7 लैंगिक हमला और उसके लिए दंड है। धारा 8 लैंगिक हमले के दंड है। धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला। धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड है। लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड 11। 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। अश्लील साहित्य एवं प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड, ये सेक्शन 13 में व्यवस्था की गई है। धारा 14 अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक और उपयोग करने के लिए दंड है। धारा 15 बालक के अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड है। धारा 16 दुष्प्रेरण के लिए अपराध के लिए दंड, प्रयास किसी अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 17 दुष्प्रेरण के लिए दंड है। धारा 18 किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड है। धारा 19 अपराधों को रिपोर्ट करना है। धारा 20 मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफर, चित्रण सुविधाएं हैं। धारा 21 मामले की रिपोर्ट को करने के लिखित करने के लिए विफल करने के लिए दंड है। धारा 22 मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड है। धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया है। धारा 23 के अंतर्गत मित्रों, इसी क्रम में धारा 24 बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना है। धारा 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन है। धारा 26 अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध है। धारा 27 बालक की चिकित्सीय परीक्षा है। धारा 28 विशेष न्यायालय को पदमिहित किया जाना, विशेष न्यायालय गठित किया जाना, ये सेक्शन 28 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। धारा 29 कतिपय अपराधों के बारे में जो उपधारणा। धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा। धारा 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया का लागू होना। धारा 32 लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। धारा 33 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया की शर्तियाँ हैं। धारा 34 बालक द्वारा किसी अपराध को घटित होने की विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारणा करना, ये धारा 34 के अंतर्गत है। धारा 35 बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले को निपटारा करने के लिए अवधि के लिए है। ये धारा 36 प्रमाणित करने के समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना। धारा 37 विचारण का बंद कमरे में संचालन। धारा 38 बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुष्भावित करने के विशेषज्ञ की सहायता लेना। धारा 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देशन। धारा 40 विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार। धारा 41 कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 तक उपबंधित जो किए गए उसके संबंध में लागू होगी। धारा 42 अनुकल्पित दंड है। धारा 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता है। धारा 44 अधिनियम को क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना है। धारा 45 नियम बनाने की शक्ति है। धारा 46 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। इस प्रकार से मित्रों धारा के संबंध में आपको बताया। इसके संबंध में आपको मैं विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत परिभाषा सहित आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मित्रों ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको विशेष लाभदायी है और समय पर काम आएगी। नंबर 2,
ये नंबर 1 में इसकी संक्षिप्त परिभाषा है। इस अधिनियम के अंदर लैंगिक अपराधों के बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 ये इसकी प्रारंभिक विस्तार हो गया। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और राज्य के सिवाय पूरे संपूर्ण भारत में है। अब इस समय जम्मू कश्मीर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और नंबर 3, यह उस तारीख की प्रवृत्ति होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा नियत किया है, उस तारीख से लागू माना जाएगा। धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में जब कोई संदर्भित किया गया है नंबर का क्लाज करके है, का खा गा करके है, इसमें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ जो धारा 5 में है। गुरुतर लैंगिक हमला का वही अर्थ जो धारा 9 में है। सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, संघ के सशस्त्र बल, अनुसूचित सुरक्षा बल, पुलिस अभिरक्षा से प्रेत है। बालक से ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम अभिप्रेत है। यह व्यवस्था इसमें दी गई है। और अंगा में घरेलू संबंध का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और 43 धारा उपखंड 2 में निहित है। और नेक्स्ट आगे क्या पड़ेगा। प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 3 में विहित है। 6 विहित के इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। धार्मिक संस्था के उसका वही अर्थ है जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 उपबंध 41 में निहित है। लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 7 में है। यहाँ लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ जो धारा 11 में है। साझी गृहस्थी ऐसी गृहस्थी जहाँ अपराध के आरोपित व्यक्ति को किसी प्रक्रम में बालकों के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रह रहा हो या अभिप्रेत है उससे। विशेष न्यायालय के द्वारा धारा 28 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय को अभिप्रेत दंड सहित व्यवस्था की गई है। अब मित्रों आ जाइए बालकों के विरुद्ध लैंगिक हमला से धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, इसके संबंध में आपको हम बताना चाहते हैं। इसमें भी क्लास करके काफा है, डिफिनेशन सहित आपको मैं बताना चाहता हूँ। में अपना लिंग किसी सीमा तक किसी बालक की योनि मुख गुदमात्र में गुदा प्रवेश करता है, बालक के उसके साथ किसी अन्य प्रकार के साथ व्यवहार करता है। में किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को लिंग नहीं उस सीमा तक बालक के योनि मूत्र मार्ग पे गुजरता है और बालक के उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। में बालक के शरीर में किसी भाग के ऐसा अभिहित करता है जिसके लिए बालक को योनि और मूत्र मार्ग से गुदा शारीरिक भाग किसी प्रवेश कर सके। बालक के लिंग यौन गुदा मुख मार्ग से लगाता है और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बालक ऐसा करवाता है। नंबर 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। ये जो आपको हम डिफिनेशन बताया इसमें लिए दंड की व्यवस्था की गई है। दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। अगर 3/4 पास्को एक्ट लगा है मित्रों तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 7 साल से कम सजा नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। अब क्लास में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला उसके लिए दंड धारा 5। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक के हमला में इसमें भी क्लास करके है जो पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक के पद पर पुलिस थाने ऐसे परिसर सीमाओं के भीतर जहां उस नियुक्त की गई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट किसी थाने का परिसर चाहे उस पुलिस थाने का अव्यवस्थित है जहां उस नियुक्त की गई उस प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो उसकी पहचान किए जाए। और नेक्स्ट जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर हमला करता है, ऐसे क्षेत्र सीमाओं के भीतर जहां व्यक्ति तैनात है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट बलों के सशस्त्र बलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट जहां सुरक्षा सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में प्रवेशन पहचान उस व्यक्ति के प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट जो कोई लोक सेवक होते हुए बालक का प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट जो कोई किसी जेल अभिप्रेषण गृह रिमांड होम संरक्षण गृह संप्रेषण गृह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अधीन स्थापित देखरेख संरक्षण किसी स्थान प्रबंध कर्मबिंद जेल में प्रतिक्षेपण गृह संप्रेषण गृह अभिरक्षा में देखरेख में लैंगिक हमला करेगा। नेक्स्ट जो कोई किसी अस्पताल या चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो प्रबंधन कर्मचारी होते हुए भी उस बालक पर लैंगिक हमला करता है।
जो किसी कोई शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, प्रबंधक, कर्मचारी होते हुए भी बालक पर हमला करता है, प्रवेशन व लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, आपको स्पष्टीकरण इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, जहां किसी बालक पर किसी एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से सामान्य आशय से अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अंतर्गत गैंग प्रवेशन, लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए, उस रीत के लिए दायी होंगी जो कार्य उसके द्वारा अकेले में किया गया था। नेक्स्ट, जो कोई घातक आयुध, अग्नेय अस्त्र, गर्म पदार्थ या संरक्षक पदार्थ प्रयोग करते हुए किसी बालक पर प्रवेशन व लैंगिक हमला करेगा। नेक्स्ट, जो कोई प्रवेशन, लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहित कारित करेगा। नेक्स्ट, जो कोई किसी बालक का प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, बालक शारीरिक रूप से आसक्त हो जाता, बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 क्लास 2 के धारा 2 खंड के अंतर्गत अधीन मानसिक रोगी हो जाता है, किसी प्रकार से हर शारीरिक करता जिसे बालक को कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट, बालिका की दशा में वह लैंगिक हमले को परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती है। बालक को ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस से अन्य प्राण घातक रोग को संक्रमण से अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रस्त कर देता है, जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य और नित्य प्रतिदिन काम करने के मानसिक रूप से अयोग्य बना देता है। नेक्स्ट, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से आसक्त का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई उस बालक पर एक से अधिक बार प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जब कोई बालक 12 वर्ष से कम आयु का है उसके साथ प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई बालक या रक्त दत्तक, विवाह, संरक्षक, पोषण करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध व बालक के साथ साझे गृहस्थ रहते हुए भी लैंगिक हमला करता है बालक पर। नेक्स्ट, जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाले किसी संस्था या स्वामी, प्रबंधन या कर्मचारी वृंद आदि हो रहे बालक पर प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई किसी बालक को न्यासी प्राधिकरण को अस्थायी रूप होते किसी संस्था व बालक गृह के द्वारा बालक पर हमला करवाता है, जहां कोई जानते हुए बालक गर्भ और प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है, गर्भ में और प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई बालक पर किसी प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने के आशय से प्रयास करता है। नेक्स्ट, सामुदायिक या पंथिक हिस्सा के दौरान कोई बालक को प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई बालक या कोई प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है वह पूर्व में अधिनियमित अधीन अपराध करने के लिए तत्समय बाध्य है। नेक्स्ट, जो कोई बालक प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है, बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है, नंगा करने का अश्लील प्रदर्शन करता है, उसके द्वारा प्रवेशन, लैंगिक हमला माना जाएगा। उसके द्वारा गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला माना जाएगा। नेक्स्ट, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला करने के लिए दंड। इसमें मित्रों दंड की प्रावधान किया गया है। हमला कारित करेगा जो कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये 5/6 पास्को एक्ट अगर लगा है तो मित्रों समझ लीजिए भी आपके लिए घातक है। लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। 7, जो कोई धारा 7 के अंतर्गत लैंगिक हमला है, जो कोई लैंगिक आशय के साथ बालक की ओर गुदा और स्तनों को छूता है और उसके बालक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिंग और गुदा छूने का स्तन तैयार करना लैंगिक हमला आशय से किया जाता है, इसके प्रवेशन के लिए शारीरिक संपर्क अंतर्गत होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला माना जाएगा। नंबर 8, लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, जो कि 5 वर्ष तक हो सके और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर 7/8 लगा है तो मित्रों समझ लीजिए 3 वर्ष से कम सजा नहीं होगी, पास्को एक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट, धारा 9, गुरुतर लैंगिक हमला। जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने के अंदर अगर सीमाओं के अंदर लैंगिक हमला करता है, यदि किसी थाने के परिसर चाहे पुलिस थाना को हो, स्थित हो, अन्य कोई स्थान हो, उसमें लैंगिक हमला करता है, अपने कर्तव्य के अनुरूप अन्यथा लैंगिक हमला करवाता है या करता है। जो कोई पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात पहचान या व्यक्ति के द्वारा लैंगिक हमला करवाता है। नेक्स्ट, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां व्यक्ति तैनात है लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, बालों का सशस्त्र बलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा लैंगिक हमला करता है, जहां सूचना सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य रूप में पहचान कर लैंगिक हमला करवाता है।
जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई किसी जेल, प्रतिशेषण गृह, रिमांड होम गृह आदि में अभिरक्षा में लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई किसी अस्पताल की चाहे सरकारी प्राइवेट अन्य कर्मचारी द्वारा लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, शैक्षिक संस्था के द्वारा। नेक्स्ट, बालक पर लैंगिक हमला करता है, बालक को शारीरिक रूप से आसक्त कर देता है और मानसिक अस्वस्थ कर देता है। स्पष्टीकरण हम मित्रों इसके संबंध में आपको बताना चाहते हैं। धारा 9 के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। इसमें बालक पर किसी एक से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक और उसके सामान्य आशय शस्त्र करते हुए लैंगिक हमला करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस उपचार के लिए अर्थात गैंग और लैंगिक हमला कारित माना जाएगा। नंबर नेक्स्ट, जो कोई बालक की मानसिक शारीरिक रूप से आसक्त का लाभ उठाकर बालक पर लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई बालक पर एक से अधिक बार लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु है बालक पर लैंगिक हमला करता है। नेक्स्ट, जो कोई बालक का रक्त या दत्तक, विवाह, संरक्षक और नातेदार रिश्तेदार उसके द्वारा हमला किया जाता है। नेक्स्ट, जो कोई बालक सेवा प्रदाता कंपनी या संस्था या प्रबंधक उसके मालिक के द्वारा हमला किया जाता है, लैंगिक हमला। नेक्स्ट, जो कोई बालक को न्यासी, ट्रस्ट या होते हुए बालक के गृह पर हमला करता है, या जो कोई जानते हुए बालक के गर्भ से लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक पर किसी लैंगिक हमला करता है, बालक की हत्या करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, सामुदायिक या पंथिक हिस्सा के दौरान लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक लैंगिक हमला करता है, बालक के सार्वजनिक रूप से नंगा करता है और उसके लिए लैंगिक हमला माना जाएगा। नंबर 10, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड 9/10 अगर पास्को एक्ट लगा है मित्रों, तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार से कारावास 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, जो मैक्सिमम 7 वर्ष तक हो सकता है। नेक्स्ट, आपको लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड की व्यवस्था 11 में की गई है। नेक्स्ट में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में इसमें भी क्लास वर्णन किया गया, जैसे लैंगिक आशय से कोई भी शब्द कहता है जो अंग विशेष कर जिस किसी वस्तु के शारीरिक भाग प्रदर्शित करता है, साथ अन्य बालक ऐसे शब्द ध्वनि से सुनाई देता है, ऐसे अंग विक्षेप करता है, शारीरिक भाग को देखा जाए, इस प्रकार से। नंबर 2, लैंगिक हमला माना जाएगा। लैंगिक आशय से उस व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के बालक और उसके शरीर व अश्लील भाग को प्रदर्शित करता है, अश्लील साहित्य के द्वारा, प्रयोजन के द्वारा लैंगिक हमला माना जाएगा। बालक को यह सीधे इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार निरंतर पीछा करता है और उसके संपर्क में कराता है, लैंगिक हमला माना जाएगा। बालक के शारीरिक किसी भाग के प्रत्यक्ष लैंगिक हमले का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म साधन के माध्यम से ये भी माना जाएगा। सेक्शन 12, स्पष्टीकरण। लैंगिक आशय के अंतर्गत कोई प्रश्न निम्न प्रकार से होगा। नंबर सेक्शन 12 में व्यवस्था की गई लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। दोनों में किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 11/12 अगर मित्रों लगा है तो 3 वर्ष से कम सजा इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट, अध्याय 3 के अंतर्गत हम आप कुछ बताना चाहते हैं। धारा 13 जो है अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। जो कोई किसी बालक को उपयोग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वन, टेलीविजन, विज्ञापन, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक आदि के माध्यम से विज्ञापन आदि का प्रयोग करता है, लैंगिक हमला माना जाएगा। इसमें क्लास भी है, काखा करके है। नंबर 1, किसी बालक का जनेंद्रियों का प्रदर्शन। खा, किसी बालक के उपयोग, वास्तविक, नकली लैंगिक प्रवेशन। नेक्स्ट, बालक के अशोभनीय अश्लीलता पूर्व प्रदर्शन। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी बालक को उपयोग, अंतर्गत मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आदि के संबंध में लैंगिक हमला माना जाएगा। धारा 14, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक और उपयोग करने के लिए दंड। धारा 14 में व्यवस्था की गई है। जो कोई अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी बालक और बालक उपयोग करने के लिए किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी। मित्रों, अगर 13/14 पास्को एक्ट लगा है तो आप समझ लीजिए कि आपको 5 वर्ष से कम सजा नहीं होगी। दूसरी, पश्चातवर्ती दोष सिद्ध करने के बाद दोनों में भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष हो, अगर दोबारा वही अपराध करते हैं तो उसके लिए 7 वर्ष की सजा होगी। क्लास 2 करके अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग कराने वाले किसी धारा निर्दिष्ट किसी अपराध को अश्लील कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करता है, जो भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को अगर उपयोग करते हैं तो इसमें 10 साल तक की भी सजा, जो आजीवन कारावास तक भी तब्दील हो सकती है। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने तथा व्यक्ति धारा 3-5 के जो प्रावधानित किया गया है कार्यों के लिए उपयोग किया, जिसके संबंध में आजीवन कठोर कारावास तक की व्यवस्था है। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करते हैं, धारा 7 में निर्दिष्ट है, जो 6 वर्ष से कम नहीं होगी, सजा का प्रावधान 8 वर्ष तक भी हो सकती है। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को उपयोग करने के लिए धारा 9 में जो निर्दिष्ट है उसमें 8 वर्ष से कम सजा नहीं होगी।
धारा 15 बालक को अंतर्गत किसी करने वाली अश्लील साहित्य का पंजीकरण करने के लिए दंड। जो कोई व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बालक को अंतर्ग्रस्त करने के लिए रूप से कोई व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाली किसी भी अश्लील सामग्री का भंडारित करेगा और किसी प्रकार से कठोर कारावास जिसमें 3 वर्ष तक सजा प्लस जुर्माने की व्यवस्था की गई है। अब मित्रों, इसमें सेक्शन 16 के अंदर दुष्प्रेरण की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई दुष्प्रेरित करता है इसके संबंध में, इसके लिए भी क्लास करके हैं। इसमें हम आपका स्पष्टीकरण बता रहे हैं। जब अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है तो दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। दूसरा, उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र करता है, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, तो ये भी षड्यंत्र और दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा। तीसरा, उस अपराध के लिए किसी कार्य को अवैध लोप व सासे सहायता करता है। स्पष्टीकरण इसका यह दिया गया है, इसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यसन आशय से सहायता करता है, प्रकट करने के लिए आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा से किसी अपराध को किया जाना कारित किया जाता है, उपबंध करता है, इस प्रकार प्रयत्न करता है, ये भी जो है दुष्प्रेरण के अंतर्गत अपराधी है। जो कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए जाने से पूर्व किए जाने के समय उग्र करने के लिए और सुकर बनाने के लिए कार्य करता, तत्पश्चात उसके लिए भी जाने को सुकर बनाने उस कार्य करने में सहायता करता है तो दुष्प्रेरण काम करेगा। जो कोई बालक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी का बल का प्रयोग, उत्पीड़न, अन्य माध्यम से अपहरण, कपट, प्रवंचना, सख्त स्थिति का दुरुपयोग करता है और इसमें संलिप्त पाया जाता है और व्यक्ति को नियंत्रण रखता है तो दुष्प्रेरण का अंतर्गत अपराधी है। 17 दुष्प्रेरण के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन अपराध दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरित कार्य करता है, परिणाम स्वरूप किया जाता है, उस दंड को दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप पाया जाता है तो उसको उसके अनुसार भी अगर सहायता करता है दुष्प्रेरण को अपराध माना जाएगा। धारा 18 किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड। जो कोई किसी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को कारित करने का प्रयास करता है, किसी अपराध को करवाता है, ऐसे प्रयास को अपराध कारित करने के लिए कोई कार्य करता हो, अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार से ऐसी अवधि के कारावास जो कि यथास्थित आजीवन कारावास तक हो सकती दंडित किया जा सकता है। धारा 19 अपराधों को रिपोर्ट करना। धारा 19 के अंतर्गत अपराधों की रिपोर्ट करने के संबंध में व्यवस्था दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंदर क्लास 2 के अंदर ये व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति बालक जो अंशतः अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है यह जानकारी रखता, ऐसा कोई अपराध किया गया है, वो यदि किशोर पुलिस यूनिट के द्वारा अपराध रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। नंबर नेक्स्ट स्थानीय पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट एक प्रविष्टि संख्या अंकित होनी और लेखबद्ध की जाएगी, जो एक पुलिस द्वारा दर्ज करेगी, लेखबद्ध तरीके से वो दर्ज की जाएगी। सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, जो भी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी, जीडी में दर्ज की जाएगी। जहां उपधारक के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी जाती है, उपधारक के अधीन सरल के अभिलिखित किया जाएगा, सरल तरीके से उपलिखित की जाएगी। बालक अभिलिखित की जाएगी, अंतर्वस्तु समझ सके, जो उसकी अंतर्वस्तु को बालक समझ सके कि रिपोर्ट हमारी क्या दर्ज हुई है। इस तरीके की सरल भाषा में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट उस दशा में जहां बालक द्वारा समझी जाने वाली भाषा को अंतर्वस्तु अभिलिखित की जाती है और बालक यदि उस समझने में असफल रहता तो और अनुवादक का कोई दुभाषिया आहर्ताय अनुभव रखता तो ऐसी भी संदेह जो चिन्हित की जाए और कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा। अगर यदि बालक भाषा नहीं समझ रहा है तो उसके लिए अलग से नियुक्त करके और बालक को ट्यूटर के माध्यम से समझाया जाएगा कि ये आपकी रिपोर्ट है, ये आपका अपराध आपके साथ घटित हुआ। जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट स्थानीय पुलिस और समाधान हो गया हो, वहां बालक को जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है उसकी देख रेख संरक्षण की आवश्यकता है। तब कारणों से लेखबद्ध करने के पश्चात उसको यथाविहित रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर तुरंत ऐसी देख रेख संरक्षण में जिसके अंतर्गत बालक के संरक्षण गृह यूनिट निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। 24 घंटे के अंदर उसको आपको अस्पताल में रखेंगे या अन्य कोई व्यवस्थित जगह में रखेंगे जो कि सुचारू ढंग से वो सही अपनी बात बता सके। विशेष किशोर पुलिस यूनिट स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब से किंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर बालक कल्याण समिति या विशेष न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालय के यथास्थित
किया जाएगा। यदि बालक कल्याण समिति के अंदर सुपुर्द की जा सकती है या विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट के अंतर्गत संदर्भित किया जाएगा। जो सेशन न्यायालय इसके लिए अपग्रेड किए गए हैं पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, हर जनपद, हर यूपी लेवल में हर जनपद में सेशन न्यायालय के अंतर्गत पॉस्को एक्ट गठित हो गई हैं। 3-4 पॉस्को एक्ट हर जनपद में गठित हो गई हैं। इसके संबंध में किया जाएगा। यदि अगर मान लिया रिपोर्ट नहीं दर्ज होती तो न्यायालय के द्वारा भी रिपोर्ट, पॉस्को एक्ट न्यायालय स्पेशल कोर्ट के द्वारा भी न्यायालय के रिपोर्ट आदेशानुसार रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। धारा 20 ऐसे मामलों के द्वारा अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है तो मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफर, चित्रण की सुविधाएं हैं, इसके द्वारा भी आपकी पूरी बात रखते हुए रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। धारा 21 मामले की रिपोर्ट अभिलिखित करने के विफल करने के लिए दंड। यदि आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, पुलिस थाने के द्वारा अन्य कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती, तो इसके संबंध में उस न्यायालय पॉस्को एक्ट न्यायालय के अंतर्गत एक अपना प्रार्थना पत्र दे करके उस पुलिस अधिकारी को 6 माह के लिए दंडित कर सकते हैं और न्यायालय आदेश करेगा जिसमें 6 महीने के लिए उसके दंड का प्रावधान है यदि आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करता। ये व्यवस्था विधि के अनुसार दी गई है जो पॉस्को एक्ट में प्रोवाइड है। तो किसी कंपनी या किसी संस्था के चाहे कि नाम ज्ञात हो भार साधक कोई व्यक्ति अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ संबंध में 19 उपबंध के अधीन अपराध किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है, जिसकी अवधि जो 1 वर्ष तक भी हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यदि कोई भार साधक अधिकारी अगर नहीं करता, हिला हवाली बराबर कर रहा है, तो आगे चल के 6 महीने को 1 वर्ष में भी परिवर्तित की जाती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यवस्था पॉस्को एक्ट में दी गई है। ये व्यवस्था विधिक रूप से दी गई है। धारा 22 में यह भी व्यवस्था दी गई है कि यदि मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो वही सजा जो उसके पुलिस अधिकारी के लिए वही दंड आपको परिवादी के लिए भी है। जो व्यक्ति धारा 3, 5, 6, 7, 8, 9 अगर मिथ्या साक्ष्य दे करके अगर रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उसके लिए भी यह धमकी देता है कि इस तरीके से हम तुमको रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ दर्ज करा देंगे, तो अगर गलत सूचना उपलब्ध कराता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी न्यायालय के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से, जो 6 महीने के लिए सजा का प्रावधान की व्यवस्था की गई प्लस जुर्माने दोनों की व्यवस्था इसमें की गई है। थाने के द्वारा हो जाएगी और कोर्ट से भी हो जाएगी। जहां किसी बालक के द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है, मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। ये कोई बालक के द्वारा अगर कोई मिथ्या साक्ष्य दी जाती है तो वो दंड अगर उसके माता पिता के द्वारा दिया जाता है तो दंडित के योग्य है, क्योंकि बालक नाबालिग की श्रेणी में आ जाता है, वो मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में धारा 23 मीडिया की भी प्रक्रिया है। मीडिया के द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफर, चित्रण की सुविधाओं के माध्यम से अपनी बात रख करके और पूरा उसका विस्तार विवरण ले करके थाने के माध्यम से या एसपी के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे कथनों को बिल्कुल अक्षर से अंकित करते हुए और चित्रण लेते हुए उसी सीधे प्रदर्शित करते हुए सीधे रिपोर्ट दर्ज करा सकता हूँ। धारा 24 में व्यवस्था की बालकों के कथन को अभिलिखित किया जाना। धारा 24 में व्यवस्था की गई है बालकों का जो कथन होगा उसको अक्षरशः अभिकथित करना। इसमें किसी प्रकार से पुलिस के द्वारा हिला हवाली नहीं की जाएगी, अक्षरशः अभिकथित किया जाएगा। बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। अन्वेषण करने समय पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय सुनिश्चित करेंगे कि किसी समय बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में ना आए। जिस समय अभियुक्त का बयान लिया जाएगा उस समय अभियुक्त उपस्थित नहीं होगा, ना उसके सामने किसी प्रकार से कोई बयान लिए जाएंगे। बालक किसी भी कारण रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। जिस बालक के साथ अपराध घटित हुआ है उस बालक को किसी भी पुलिस स्टेशन पर निरुद्ध नहीं किया जाएगा। नंबर 5 पुलिस अधिकारी जब किसी सुनिश्चित करके बालक को पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है तब तक बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया हो तब तक के लिए बाउंड नहीं है। जब तक न्यायालय द्वारा निर्देशित न किया जाए तब तक के लिए बाउंड नहीं है। धारा 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक को अभिकथन का अभिलेखन। मजिस्ट्रेट के द्वारा भी अभिकथन, जो भी कथन करेगा बालक उसका भी अक्षरशः अभिकथन करेगा। यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 क्लास 2 के अंतर्गत सहित धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया है
तो ऐसे कथन को अभिलिखन मजिस्ट्रेट उसके अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए बालक द्वारा बोले गए तदनुसार कथन को अभिलिखित करेगा। 164 CRPC के अंतर्गत बयान मजिस्ट्रेट अभिलिखित अक्षर से दर्ज करेगा। परम संहिता की धारा 164 उपधारा परंतु के अंतर्विष्ट उपबंध जहां एक व अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित अनुज्ञात करता इस मामले में लागू नहीं होगा। वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है बालक के समक्ष जो बयान होगा उसमें अभियुक्त के अभियोजन का अधिवक्ता, बालक का अधिवक्ता जो है, यह पुलिस अधिकारी कोई मौजूद नहीं रहेगा, अधिवक्ता उपस्थित रह सकता है। धारा 26 अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध यथास्थित मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बालक के भरोसा विश्वास की उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए कथन के अनुसार अभिलिखित करेगा। नेक्स्ट, जहां आवश्यक है वहां यथास्थित मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी बालक का कथन अक्षर से दर्ज करेगा। यथास्थित मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी किसी बालक के कथन को अभिलिखित अक्षर से दर्ज करेगा। जहां आवश्यक है यथास्थित मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाएगा। यदि अगर मान लो बालक अगर किसी प्रकार से अक्षम पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम माध्यम उसके माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। धारा 27 बालकों की चिकित्सीय परीक्षा। धारा 27 के अंदर व्यवस्था की गई है बालकों की चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी। उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसकी बाबत किसी अधिनियम के अधीन किसी अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए अधिनियम अपराध के लिए कोई प्रयुक्त सूचना रिपोर्ट परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 164 का के अनुसार संचालित की जाएगी। 164 होने के बाद डॉक्टरी इसके बिफोर भी की जा सकती है, आफ्टर भी की जा सकती है। चिकित्सीय परीक्षा में बालक के माता पिता किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित में की जाएगी जिससे बालक भरोसा या विश्वास करता हो। चिकित्सीय परीक्षा जो है बालक के माता पिता भी हो सकते हैं, अन्य कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता है उसके समक्ष भी चिकित्सीय परीक्षा कराई जा सकती है। नेक्स्ट में बालक के माता पिता अन्य बालक की चिकित्सा जांच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सा जांच चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी। यदि किसी कारणवश माता पिता उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, तो जो उसके बालक के संरक्षक के रूप में मौजूद होगी महिला उसके समक्ष किया जाएगा। धारा 28 में विशेष पॉस्को एक्ट न्यायालय का गठन किया गया है जिसके द्वारा उसका पूरा ट्रायल निर्धारित किया जाएगा। यदि 2005 में अधिनियम किया गया सेशन न्यायालय के द्वारा जो पॉस्को एक्ट गठित की गई हैं इसका ट्रायल जो है परामर्श समय समय पर देना और विधिक रूप से इसको सही सुचारू ढंग से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। धारा 29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। जहां किसी व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7, 8, 9 के अधीन अपराध को करने का दुष्प्रेरण करने के आशय से प्रयत्न करने के लिए अभियोजित कर रहा है वहां विशेष न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उस अपराध किया है यथास्थित जब तक इसके विरुद्ध साबित न किया जा सके। धारा 30 के अंदर व्यवस्था की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा। इस अधिनियम में अधीन किसी भी अपराध के लिए किसी अभियोजन के द्वारा अभियुक्त के पक्ष में आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है। विशेष न्यायालय एवं मानसिक स्थिति विद्यमानता की उपधारण करेगा किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य संबंध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है। धारा 31 में यह प्रावधान किया गया है मित्रों, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसको जब अपराध साबित होने के बाद उसको दंडित किया जाएगा, प्रावधान किया गया है। धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। जो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त हो गए शासन के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पूरा ट्रायल निर्धारित किया जाएगा और अपना पक्ष रखा जाएगा। धारा 34 में है बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने के विशेष न्यायालय द्वारा आयु की अवश्य होने की दशा की प्रक्रिया है। अगर बालक अवश्य है उसकी प्रक्रिया जो है अभियोजन द्वारा अब न्यायालय को अवगत कराई जाएगी और न्यायालय उसकी अवधारणा को निर्धारित करेंगे। धारा 38 में बालक को साक्ष्य अभिलिखित करने के मामले में निपटारा करने की अवधि के लिए। धारा 35 जो है उसके साक्ष्य को निपटारा करने के लिए है। धारा 36 में प्रमाणित करने समय बालक को अभियुक्त को न दिखाना है। धारा 36 में व्यवस्था की गई है कि जिस समय बालक का अभिकथन किया जाए उस समय अभियुक्त को नहीं दिखाएंगे, ये व्यवस्था की गई, धारा 36 में की गई है। धारा 37 में विचारण को बंद कमरे में संचालन। धारा 37 में भी व्यवस्था की गई कि विचारण जो होगा एक बंद कमरे में संचालन किया जाएगा जहाँ कि उसके माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति उपस्थित में करेंगे जो बालक का विश्वास या भरोसा हो।
वैसी स्थिति में धारा 38 में व्यवस्था की बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषित विशेषज्ञ की सहायता लेना। यदि अगर बालक भाषा नहीं समझ पा रहा है तो उसको दुभाषित जो भी भाषा समझ सके स्पष्ट रूप से, उसका भी हवाला दिया गया धारा 38 में, उसकी व्यवस्था न्यायालय करेगा। धारा 39 में इसके लिए प्रकरण की व्यवस्था की विशेष आदमी सहायता लेने के लिए बालक को निर्देशित किया गया। धारा 40 में विधि व्यवसायी की सहायता लेने के बालक का भी अधिकार है। अगर अपना कोई प्राइवेट अधिवक्ता रखना चाहता है तो धारा 40 में व्यवस्था की गई, 40 के अंदर अपना प्राइवेट अधिवक्ता रख सकता है। धारा 41 में के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इसमें बालक की चिकित्सीय परीक्षा और चिकित्सीय उपचार के मामले में लागू नहीं होंगे जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सीय उपचार के माता पिता व संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हो। अगर उसके सहमति से किए जा रहे हैं वो उसमें लागू नहीं होगा, उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए माता पिता की, नहीं ठीक ऐसा करिए। वो बालक के साथ जो घटना घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग तो चिकित्सा अधिकारी मेडिकल करेगा। 42 अनकल्पित दंड, 42 के अंतर्गत अनकल्पित दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें जो भी अपराध गठित होगा उसके बाद विधि के ज्ञात होते हुए अपराधी को ऐसे दोषी पाया जाता है तो विधि के अनुसार, अधिनियम के अनुसार उसे दंड की व्यवस्था की गई है। 43 में अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता के संबंध में केंद्रीय सरकार के द्वारा समय पर राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी, उसको जागरूक करेगी, इस तरीके से ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। धारा 44 में अधिनियम का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। धारा 44 में राज्य सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेंगी, समय पर इसका क्रियान्वयन होंगे और इसकी रिपोर्ट समय समय पर न्यायालय द्वारा अभियोजन के द्वारा तलब की जाएगी। 45 में नियम बनाने की शक्ति की व्यवस्था किया गया। केंद्रीय सरकार इस पर अपना नियम किसी में परिवर्तित कर सकते हैं, नियम इसमें बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्था की गई है। धारा 19 के अंदर जो बंद में लागू होगा। धारा 33 के अंतर्गत अधीन प्रतिकार की भी संध्या की व्यवस्था की गई है, उसको प्रतिकार भी दिलाया जाएगा न्यायालय के समक्ष। जो भी इस प्रकार से लैंगिक अपराध के संबंध में आपको हम विशेष रूप से प्रदर्शित किया है, जो कि आपको काफ़ी जानकारी आ चुकी होगी है। अगले सेगमेंट में मित्रों जो अमेंडेड हुआ है CRPC संशोधन का, उसके संबंध में बताएंगे। मित्रों धन्यवाद।